स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। यूपीएससी मेंस एग्जाम, इट इज ऑल अबाउट राइटिंग गुड आंसर। नहीं, गुड नहीं, राइटिंग द बेस्ट आंसर्स पॉसिबल, जो आपके आंसर शीट को स्टैंड आउट करवाए और एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको सबसे बेहतर मार्क्स देने के लिए। देखिए, हर कोई जब यूपीएससी की प्रिपरेशन में आता है, उसका ड्रीम क्या होता है? एक आईएएस बनना, एक आईपीएस बनना। इसके अलावा ज्यादा कैडर्स के बारे में लोगों को नॉलेज तक नहीं है। चलिए, आईआरएस के बारे में पता होगा, इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में पता होगा, एक आध दो सर्विस और होंगी जिनके बारे में आपको आइडिया होगा। यूपीएससी 20 से ज्यादा कैडर्स के लिए रिक्रूटमेंट करती है सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू, बट आपको उनके नाम नहीं पता। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑरा है वो एक आईएएस और आईपीएस बनने का है। लेकिन एक आईएएस, एक आईपीएस बनने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपके जो मार्क्स है वो टॉपर्स में शुमार हो। अगर मैं जनरल कैटेगरी में बात करूं तो शुरुआत के 200-250 में पूरी की पूरी लिस्ट क्लोज हो जाती है, और स्टार्टिंग के 200-250 टॉपर स्टूडेंट्स में आने के लिए आपके आंसर्स स्टैंड आउट करने चाहिए। क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स कंबाइन करके आएगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अच्छे आंसर्स को लिखना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है एग्जाम हॉल में जाने के बाद? हर जीएस के पेपर में 20 सवाल आने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस। मतलब आपको 20 अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा वही एग्जाम हॉल में बैठे बैठे, विच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, 20 अलग अलग क्वेश्चंस मतलब 20 अलग अलग डिमांड्स, 20 अलग अलग डायरेक्शंस में सोचना, और हर क्वेश्चन में डायमेंशंस भी तो ओपन अप करनी है, तो कितनी सारी डायमेंशंस हो जाएंगी। सो इट इज इजियर सेड देन डन। लगता है कि हाँ हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा फीलिंग आती है, बट अल्टीमेटली वहां जाके ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक एग्जाम हॉल का प्रेशर भी है और उसके साथ साथ इतनी डायमेंशन, 20 अलग अलग तरीके से सोचना, 3 घंटे का ही समय। बट व्हाट इफ यू हैड अ टेम्पलेट? टेम्पलेट से मेरा मतलब है, व्हाट इफ आपके पास एक रेडीमेड डायमेंशंस की एक लिस्ट है, और जब भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप केवल उस लिस्ट को दिमाग में लेकर आते हैं और उन्हीं पॉइंट्स को वहां पर इनुमरेट करके डायमेंशंस ओपन अप कर देते हैं। कितना आसान हो जाएगा भाई। आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड डायमेंशंस हैं, आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। सपोज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एवरी ईयर 4 to 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करते हैं जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन में 7-8 डायमेंशंस हैं जो दिमाग में रखो और इन्हीं डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते चले जाओ, तो आपको नहीं लगता आपके लिए ये एग्जाम अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा? आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना काफी इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले ही डायमेंशंस हैं। आपको पता है कि भाई मुझे इन इन पॉइंट्स के ऊपर ही लिखना है, इनको इलैबोरेट कर देना है एग्जांपल्स के साथ। इट विल बी इजियर फॉर यू। आज हम ऐसे ही एक टेम्पलेट को देखने वाले हैं, एंड इफ यू विल लाइक दिस वीडियो तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने आपके पेपर्स हैं और उनमें जितने अलग अलग थीम्स हैं उन सब के लिए एक टेम्पलेट आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूं, जिससे आपके लिए मेंस की आंसर राइटिंग कंपैरेटिवली इजी हो जाए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस 2, जीएस पेपर 2, जहां पर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की जो हमारी थीम रहेगी दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस क्या है? इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, मतलब इंडिया और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ इंडिया के रिलेशनशिप। बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो चाहे बायलेटरल हो, चाहे रीजनल हो, चाहे ग्लोबल ग्रुपिंग्स हो,
या फिर कोई एग्रीमेंट हो जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, जो इंडिया को इंपैक्ट करने वाला है, वो इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, इनकी पॉलिटिक्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, वो इंडिया को कैसे अफेक्ट करने वाली है, इंडिया को कैसे इंपैक्ट करने वाली है, एंड इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। बट इसमें भी इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं, मतलब वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई यहां पर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे दोज विल बी इंडिया स्पेसिफिक। अब ओवरऑल कितने क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा वो भी देख लीजिए। इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4, कुल मिला के 50 मार्क्स। अब जो भी मेंस दे चुका है या जिसने भी इस एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझा है, आप ये रियलाइज करेंगे 50 मार्क्स कितना बड़ा नंबर होता है। टॉपर्स ही, जो इंडिया टॉप कर रहे हैं, टॉपर्स ही हर जीएस के पेपर में कितना स्कोर कर पाते हैं। अलग अलग साल में जो स्कोर है वो अलग अलग रहता है, बट ओवरऑल 100 to 110, चलिए कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी है तो 120 125 तक पहुंच गया। कभी कभी ऐसा भी होता है 130 140 तक कोई एक आध बच्चा दिख जाता है, बट ओवरऑल 110 to 120 एक अच्छा स्कोर। अगर 50 मार्क्स केवल इंटरनेशनल रिलेशंस को दिया, और यहां पर अगर एक टेम्पलेट होगा तो कितना आसान हो जाएगा, 50 में से ऑलमोस्ट 25 to 30 मार्क्स स्कोर करना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, और इससे ज्यादा ही स्कोर कर पाएंगे आप, देखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कि टेम्पलेट क्या है। हालांकि एक रेडीमेड टेम्पलेट है, लेकिन मैं डायरेक्टली उसकी तरफ जंप नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा पहले थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें जिससे आप सीखें। जो बाकी थीम्स हैं उनके लिए आप भी तो टेम्पलेट बिल्ड कर सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सिखाऊंगा, उसके थ्रू आप अपने टेम्पलेट्स खुद भी बिल्ड कर पाएंगे। और ना केवल जीएस के लिए, आप ऑप्शनल के लिए भी बिल्ड कर सकते हैं, आप टेम्पलेट एस्से राइटिंग के लिए भी बिल्ड कर सकते हैं। तो थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और फिर आएंगे उस रेडीमेड टेम्पलेट पे जो आपके लिए बड़ा यूजफुल होने वाला है। बट वहां तक जाने से पहले 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 2026 में आप अपना मेन अटेम्प्ट देने वाले हैं यूपीएससी का, तो एक नया बैच शुरू हुआ है 28 अक्टूबर से। फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब होता है प्री और मेंस दोनों कवर, प्रीलिम्स भी कवर हो जाएगा, मेंस भी आपका कवर हो जाएगा, प्री मेंस दोनों कवर हो जाएंगे। प्रीलिम्स में जीएस है, सीसैट है, मेंस में 4 जीएस के पेपर है, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, वो सब इसमें कवर्ड है। इनफैक्ट अलग से इवैल्यूएटर्स हैं जो आपके आंसर्स पर रेगुलर फीडबैक आपको देंगे। आप डेली आंसर लिखिए, उनसे फीडबैक लेते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे, आप तैयारी में इंप्रूव करते रहेंगे। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती है, 3-3 घंटे की स्पेशल क्लासेस आपके लिए प्लान की गई है। इसके साथ साथ संडे को आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब मंडे टू सैटरडे जो आपको पढ़ाया गया उसका टेस्ट आप संडे को दे सकते हैं और सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि भाई कितना आपको आता है, कितना कहां वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपको हेल्प करेगी और बेहतर तैयारी करने में। एडमिशन आप ले सकते हैं, मेरा कोड है AC लाइव, ये लगाकर आप एडमिशन ले लीजिएगा। जब आप AC लाइव कोड लगाकर एडमिशन लेंगे तो आपको डिस्काउंट के साथ साथ मेरी मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। तो दोनों चीजें मिल जाएंगी, डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मेरी मेंटोरशिप भी मिल जाएगी स्पेशल अलग से। ठीक है, AC लाइव लगा लीजिए। चलिए भाई, अब आ जाते हैं उस टेम्पलेट के ऊपर, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको रेडीमेड टेम्पलेट दिखा दूंगा, इसके बाद ही है वो, चिंता मत करना। बट मैं अभी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी अपने टेम्पलेट्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं हर टॉपिक या हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। अभी हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, IR इंटरनेशनल रिलेशंस। आई एम अज्यूमिंग कि आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो न्यूज़पेपर तो आप फॉलो करते ही होंगे। चलिए न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ रहे, न्यूज तो कवर करते ही होंगे, चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर्स के थ्रू कर रहे हैं, चाहे मैगजीन्स के थ्रू कर रहे हैं। करंट अफेयर्स तो आप कवर करते ही होंगे, यूपीएससी की एक बहुत बड़ी डायमेंशन, एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। सपोज मैं इंडिया और यूएसए की बात करता हूं, ठीक है, मैं बात करता हूं इंडिया यूएस रिलेशनशिप की, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आज की तारीख में इंडिया और यूएसए के जो रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहे हैं, आपको न्यूज में उससे रिलेटेड क्या कुछ देखने को मिलता है? अभी मोदी जी भी यूएसए गए थे समिट ऑफ द फ्यूचर अटेंड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में, वहां पर क्वाड की मीटिंग भी हुई थी, तो वहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी, वो भी आपने देखा होगा, वो भी आपने कवर किया होगा। थोड़ा सोचिए, आपको समझ में आएगा इंडिया और
यूएस ग्लोबल लेवल पर जो इस समय कोऑर्डिनेशन करते हुए नजर आते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी डायमेंशन है कि दोनों ही चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं, स्पेशली साउथ चाइना सी के इलाके में, और इसीलिए क्वाड ग्रुपिंग बनाई गई है। तो अगर आप बात करेंगे क्वाड ग्रुपिंग क्यों है ये, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, स्टेबिलिटी ये इंश्योर करना, चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर करना। जो साउथ चाइना सी में चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ाता चला जा रहा है, वर्चस्व बढ़ाता चला जा रहा है, उस चीज को काउंटर करना, यही है। ऑलराइट, इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि दोनों बायलेटरल एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं, और बायलेटरल क्या, अब तो मल्टीलेटरल बनती चली जा रही है। मालाबार एक्सरसाइज रिसेंटली न्यूज में रही थी ना, मालाबार एक्सरसाइज। तो मतलब चाहे आप क्वाड की बात करें, चाहे आप मालाबार एक्सरसाइज की बात करें, ये क्या है? ये हमारी सिक्योरिटी, डिफेंस, ग्लोबल लेवल पर दोनों कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू मर्ज कर रहे हैं, और इसी को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, रणनीतिक साझेदारी। स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, रणनीतिक साझेदारी। रणनीतिक साझेदारी या स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप का मतलब यह होता है कि जब दो देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, दो कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पर जो सिक्योरिटी या डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उन पर उनके व्यू पॉइंट कन्वर्ज करते हैं, उन पर उनके इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, इसी वजह से ग्लोबल लेवल पर इंपॉर्टेंट इश्यूज जो दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं, दोनों को इंपैक्ट कर रहे हैं, वो उस पर कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं, ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप हम वर्ड यूज करते हैं, ये मेजरली सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, डिफेंस कोऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, और वो आपको दिखाई दे रहा है, क्वाड हो चाहे मालाबार हो, ठीक है। तो भाई स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप ये एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप का। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, ज्यादातर जो बड़ी कंट्रीज है उनके साथ इंडिया के स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है, जो ये दिखाता है कि ग्लोबल लेवल पर हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारे जो व्यू पॉइंट्स हैं, वो कन्वर्ज करते हैं, वो एक साथ जुड़े हुए हैं, और इसीलिए हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। दूसरा, यूएस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। यूएस से उन चुनिंदा देशों में से है जिनके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, और आपने देखा होगा कई बार ट्रेड इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं इंडिया और यूएसए के बीच में। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप इस बार यूएसए के प्रेसिडेंट की रेस में है, उन्होंने दोबारा से इस बात को रिआइट्रेट किया है कि भाई इंडिया जो है वो यूएसए के साथ अपने ट्रेडिंग रिलेशनशिप का अनड्यू एडवांटेज लेता है, कि इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और यूएसए से इंपोर्ट कम करता है, तो वो ट्रेड सरप्लस है इंडिया के फेवर में, वो उस पॉइंट को रेज कर रहे हैं। तो मतलब ट्रेड अगेन एक इंपॉर्टेंट पिलर हो जाता है रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड नॉट जस्ट यूएस से, आप किसी भी कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशनशिप देखिए, रिसेंटली सोचिए, याद कीजिए कि मोदी जी जहां जहां गए हैं, क्या वहां पर ट्रेड को लेकर बात नहीं हुई? आपको दिखाई देगा, हाँ, ट्रेड को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। इनफैक्ट अभी जर्मनी के चांसलर इंडिया आए थे, वहां पर भी बात हुई थी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उस पर डिस्कशन चल रहा है, वो जल्द से जल्द खत्म होने चाहिए। क्यों? जिससे ट्रेड रिलेशनशिप और बेटर हो पाए, ना केवल इंडिया जर्मनी के बीच में, बल्कि इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में। सो ट्रेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। और जब ट्रेड की बात कर ही रहे हैं, तो आप यहां पर इन्वेस्टमेंट की भी बात कर सकते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट अगेन, अगर मैं बात करता हूं इंडिया यूएस के रिलेशनशिप की, तो बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट होता है। इनफैक्ट जब से मेक इन इंडिया आया है, मोदी जी ने कोशिश की है, गवर्नमेंट ने कोशिश की है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट किया जाए, और वो हो भी रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रही हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट यूएस से, अगेन मैं कहूंगा जितने भी रिसेंट विजिट्स रहे हैं मोदी जी के, आप उन्हें दिमाग में लेकर आइए।
आपको दिखाई देगा, चाहे यूएई हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे वो आसियान की कुछ कंट्रीज में गए थे, ब्रुनेई, सिंगापुर, आपको दिखाई देगा सब जगह ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फोकस में रहता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करता हूं 3 बड़े पिलर्स की जिनके ऊपर ग्लोबल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं, उन 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स में यही 3 शामिल होते हुए आपको नजर आएंगे। स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, क्योंकि ये कंट्री के सिक्योरिटी डिफेंस उससे रिलेटेड हो जाता है। ग्लोबल लेवल पर कंट्रीज के आपस के जो व्यूज हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर वो कन्वर्ज होते हैं, इसी वजह से आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। ट्रेड, व्यापार, इट्स अ हार्ड ट्रूथ कि जिन देशों के बीच में व्यापार बेहतर होता है उन देशों के बीच में रिलेशनशिप भी आपको बेहतर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो अपने ट्रेड रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहेंगे। अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट भी होता है तो वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि अगर डिस्प्यूट बड़ा होता है तो ट्रेड रिलेशनशिप खराब होंगे, और ट्रेड की वजह से कंट्रीज ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं। ऑलराइट, सो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अगेन 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स। चौथे नंबर पर आ जाइए, यूएसए में इस समय इलेक्शन का माहौल है। आपको दिखाई दे रहा होगा इंडियन डायस्पोरा, इंडियन सिटीजन्स, दोज हु आर रिजाइडिंग इन यूएस, वो कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप एक टॉक शो पे गए थे जो इंडियंस ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि वो उन्हें अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट इंडियंस, ये जितनी बड़ी डेमोक्रेसीज है वहां पर इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इंडियन डायस्पोरा पूरी दुनिया में इंडिया की जो इमेज है उसको इंप्रूव करता है, इंडिया के उस कंट्री के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है। चाहे आप बात कर लीजिए इंडिया यूएस रिलेशनशिप की, चाहे आप बात कर लीजिए इंडिया यूएई रिलेशनशिप की। इंडियन डायस्पोरा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रेंथनिंग दीज रिलेशनशिप। सो इंडियन डायस्पोरा, और इंडियन डायस्पोरा को आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट या पीपल टू पीपल रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, P2P। P2P का मतलब है पीपल टू पीपल। अब जब हमारे सिटीजन्स कहीं जाएंगे, वहां पर रहेंगे, तो वो अपनी कल्चरल वैल्यूज भी तो लेकर जाएंगे। दिवाली का माहौल है, आप सुन रहे होंगे आसपास पटाखे भी फूट रहे हैं, तो दिवाली का माहौल है, और दिवाली केवल इंडिया में सेलिब्रेट थोड़ी होगी, जहां जहां भारतीय हैं, जहां जहां इंडियन डायस्पोरा है, वहां वहां दिवाली सेलिब्रेट की जाएगी। द फेस्टिवल ऑफ लाइट, जहां जहां इंडियंस है वहां होली सेलिब्रेट की जाएगी, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो ये इंडियन कल्चर को स्प्रेड भी तो करेगा। बाकी कंट्रीज, वहां रहने वाले लोग, वो हमारे कल्चर को अंडरस्टैंड भी तो करेंगे, उस कल्चर को एक्सेप्ट भी तो करेंगे, और वो भी क्या करता है, वो कंट्रीज को क्लोज लेकर आता है, वो उनके रिलेशनशिप को और बेटर करता है। तो इंडियन डायस्पोरा के साथ ही जुड़ा हुआ है कल्चरल एक्सचेंजेस। कल्चरल एक्सचेंजेस, और ये 5 पिलर्स ट्रेडिशनली, परंपरागत तौर पर ये 5 पिलर्स कंट्रीज के बीच के जो रिलेशनशिप है उनको हमेशा स्ट्रेंथन करते आए हैं, मजबूत करते आए हैं। ये 5 परंपरागत पिलर्स हैं, ट्रेडिशनल पिलर्स, कि भाई अगर आपको इंडिया और किसी और कंट्री के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करना है, उसके ऊपर लिखना है, आप इन 5 पिलर्स को एक्सप्लोर करने लग जाइए, आपका आंसर बिल्ड हो जाएगा। बट पिछले कुछ समय में काफी नए पिलर्स भी सामने आए हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, एक नया पिलर वो है स्पेस सेक्टर में एक्सप्लोरेशन। स्पेस सेक्टर में एक्सप्लोरेशन और कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। अब आप देख लीजिए, इंडिया और यूएसए का स्पेस सेक्टर में कोलैबोरेशन हमेशा देखने को मिलता है। इसरो और नासा के कोलैबोरेशन होते हैं। कोई भी बड़ा मिशन जाता है इंडिया का, वहां पर आपको दिख जाता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो नासा की तरफ से ही डेवलप किए गए हैं। आज की तारीख में यूएई है, इंडिया यूएई को सपोर्ट कर रहा है उसके स्पेस प्रोग्राम में। अभी मोदी जी ब्रुनेई गए थे, ब्रुनेई में इस डेकेड की स्टार्टिंग में इसरो का एक सेंटर खोला गया था, और ये इसरो का सेंटर जो है ये आज भी वहां पर रन कर रहा है, आज भी फंक्शनिंग है।
वो हेल्प करता है दोनों देशों के रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करने में और मजबूती प्रदान करने में। सो स्पेस एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन इन स्पेस सेक्टर, ये एक इमर्जिंग पिलर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इमर्जिंग पिलर्स जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप की। इसके साथ साथ आप बात कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज की या टेक्नोलॉजी सेक्टर की। जर्मन चांसलर इंडिया आए, जब जर्मन चांसलर इंडिया आए तो बातचीत ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी हुई, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे काउंटर किया जा सकता है उसको लेकर भी हुई। इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना है। अभी पूरी दुनिया ज्यादातर क्रिटिकल एलिमेंट्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में 60% जो एक्सपोर्ट होता है क्रिटिकल मिनरल्स का, क्रिटिकल एलिमेंट्स का, वो चाइना करता है। तो ओवर्ट डिपेंडेंस है। कैसे सप्लाई चेन्स को डाइवर्ज किया जा सकता है, डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, उसको लेकर बातचीत हुई है। कैसे इन क्रिटिकल सेक्टर्स में कोलैबोरेट किया जा सकता है, उसको लेकर बातचीत हुई है। सो टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट अगर आप इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, तो दोनों ही कंट्रीज सेमीकंडक्टर्स को लेकर कोलैबोरेट करती है। सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट, उन पर रिसर्च, कैसे उन्हें और बेटर किया जा सकता है, उस पर दोनों कंट्रीज का अलग से फोकस है, स्पेसिफिक फोकस ऑन सेमीकंडक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन। अब आप देखिए, आपके सामने 7 पिलर आ गए, चाहे 150 वर्ड्स हो और चाहे 250 वर्ड्स हो, चाहे 150 हो चाहे 250 वर्ड्स हो, जब आप आंसर लिखेंगे तो 7 पिलर्स को अगर आप एक्सप्लोर कर लेंगे विद एग्जांपल, जैसे मैंने टेक्नोलॉजी में इंडिया यूएस में सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दिया, आप स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में मैंने क्वाड या मालाबार का एग्जांपल दे दिया, ट्रेड रिलेशनशिप की हमने बात की। इन्हीं पर बात करनी है और इन्हीं से जुड़े हुए जो इश्यूज है वो रेज करने हैं। जैसे ट्रेड की बात करें अगर हम, तो इंडिया और यूएसए में ट्रेड सरप्लस इंडिया की साइड है, जिसको लेकर कई बार इश्यूज यूएसए रेज करता है। इंडियन एक्सपोर्ट्स जो यूएसए को किए जाते हैं उनको लेकर कई बार वो इशू रेज करता है। डंपिंग को लेकर कई बार इश्यूज हो जाते हैं। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग एक्सपोर्टेड टू यूएसए, उनको लेकर इश्यूज हो जाते हैं। तो यही वो पॉइंट्स है, यही वो पिलर्स है जिनको लेकर कंट्रीज अपने रिलेशनशिप को मजबूत करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, और यही वो पॉइंट्स है, यही वो पिलर्स है जिनको लेकर आपस में डिस्प्यूट भी खड़े होते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा था कि थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए, आपको समझ में आए कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो किन किन एरियाज पर फोकस किया जाता है ना, वो समझ में आना चाहिए, इसलिए था वो। अब अगर मैं इसके अलावा बात करता हूं तो आप कोई भी थीम उठा लीजिए, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, उस पर सिर्फ आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या है, उसको उठाकर एक टेम्पलेट बन जाए। ऑलराइट, एंड दिस इज द टेम्पलेट। मैं डायरेक्टली आपको नहीं दिखाना चाह रहा था, क्योंकि डायरेक्टली अगर बता दो बच्चे को तो बड़ा इजी हो जाता है उसको, फिर वो खुद मेहनत नहीं करना चाहता। सो आई वांटेड यू तो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म, थोड़ा समझो कि कैसे ये टेम्पलेट्स बिल्ड हो सकते हैं। आप भी अपने लिए कर सकते हो, हर अलग अलग थीम के लिए, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, या फिर आप बात कर लीजिए पेपर 1, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स है, सबके लिए टेम्पलेट आप बिल्ड कर सकते हैं। बट ये टेम्पलेट्स जो बिल्ड होंगे, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे इंपॉर्टेंट थीम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। आई होप आपको वो चीज अंडरस्टैंड हुई। चलिए, अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के इस टेम्पलेट की, तो देखिएगा कौन कौन सी मेजर थीम्स हैं जिसके अराउंड आप आंसर बिल्ड कर सकते हैं। कल्चरल रिलेशनशिप, एजुकेशन, ट्रेनिंग, योगा, स्पोर्ट्स, मीडिया एक्सेट्रा। कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज होते हैं, हमारी मूवीज हैं, हमारा खाना है। जब इंडियन डायस्पोरा अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं तो अपने साथ उस कल्चर को कैरी करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, योगा पूरी दुनिया धीरे धीरे करके अडॉप्ट करती चली जा रही है। वो इंडिया की जो इमेज है उसको ग्लोबल लेवल पर उभारती भी है, स्ट्रेंथन भी करती है, मजबूती भी प्रदान करती है, और रिलेशनशिप को मजबूत भी करेगी। इसके साथ साथ इकोनॉमिक
जो मैं बोल रहा था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन पॉलिटिकल, जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जहां पर लोगों को उनके राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उन्हें इंपॉर्टेंस दी जाती है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज, उनके बीच में आपको दिखाई देगा कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, वो सिमिलर है और सिमिलर पॉलिटिकल वैल्यूज आपस में इजीली कोऑर्डिनेट कर पाती है। तो यहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर सकते हैं आप, पॉजिटिव इमेज ऑफ लीडर्स की बात कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ग्लोबल लेवल पर डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। क्यों? क्योंकि इट बिकम्स इजी टू कोऑर्डिनेट डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो होती हैं, ऐसी कंट्रीज जहां पर डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, वहां पर आपस में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की पॉलिटिकल वैल्यूज को अंडरस्टैंड करना और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना वो इजी हो जाता है, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस होता है, आपकी जो वैल्यूज होती है वो अलाइन करते हैं। सो इट्स वेरी इजी टू कोऑर्डिनेट। देन स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, जिसकी हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप 2+2 डायलॉग है। 2+2 डायलॉग दो कंट्रीज के बीच में होता है, जहां पर दोनों कंट्रीज के दो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स आते हैं और बातचीत करते हैं। जैसे 2+2 डायलॉग की अगर आप बात करेंगे, इंडिया यूएस के बीच में, इंडिया जापान के बीच में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यहाँ पर एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर आ जाते हैं, एक डिफेंस मिनिस्टर आ जाते हैं दोनों कंट्रीज से, और इन दोनों इंपॉर्टेंट एरियाज में कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लोर किया जाता है। क्वाड ग्रुपिंग की हमने बात की थी, ठीक है। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो टेररिज्म बढ़ता चला जा रहा है ग्लोबल लेवल पर, पायरेसी बढ़ती चली जा रही है। पहले सोमालिया के कोस्ट के आसपास पायरेसी हुआ करती थी, अब धीरे धीरे करके वहां पर पायरेसी पर लगाम लगाई गई है, उसे कंट्रोल किया गया है। तो ये पायरेसी जो है ये थोड़ा ईस्ट इंडियन ओशन का जो ईस्ट का पोर्शन है, इंडोनेशिया के आसपास, स्टेट ऑफ मलाक्का के आसपास, वहां पर अब शिफ्ट होती चली जा रही है। तो ट्रेड को अगर मेंटेन करना है, ग्लोबल शिपिंग्स को अगर मेंटेन करना है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है पायरेसी को कंट्रोल करना। ऐसे ही कंट्रीज की अगर सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देनी है, उसको इंश्योर करना है, तो जरूरी हो जाता है टेररिज्म को कंट्रोल करना, उसको काउंटर करना। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जब आप सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी में बहुत सारी डायमेंशन आ सकती हैं, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी वेस्ट एशिया के साथ ज्यादातर कंट्रीज के रिलेशनशिप हमेशा बेटर रहे। क्यों? क्योंकि ग्लोबल लेवल पर वेस्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा थी फॉर ऑयल, फॉर नेचुरल गैस, जो एनर्जी सिक्योरिटी को दिखाता है। सो एनर्जी सिक्योरिटी एक और इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहां पर कोऑर्डिनेशन होता है। इंडिया और वियतनाम साउथ चाइना सी में ऑयल एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये एनर्जी सिक्योरिटी है। ये इंडिया और वियतनाम की जो रिलेशनशिप है उसकी एक डायमेंशन है। ऐसे ही डिफेंस, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, मैरीटाइम डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर क्राइम। तो ये एरियाज है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज इन एरियाज में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है। देन वी हैव पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जिसके बारे में हमने बात की थी, जिसकी वजह से कल्चरल वैल्यूज जो है वो बियॉन्ड द बॉर्डर्स स्प्रेड करती है। यहां पर आप बिजनेस, टूरिज्म, डायस्पोरा, इनकी बात कर सकते हैं। वेस्ट एशिया में अगर आप बात करेंगे, यूएई में स्पेशली अगर मैं बात करता हूं, दुबई में 51% पॉपुलेशन इंडियंस की है। तो ऑब्वियसली जहां पर आधी से ज्यादा जनसंख्या भारतीयों की है, इंडियन पॉपुलेशन है, तो वहां के साथ हमारे रिलेशनशिप तो बेहतर होने वाले हैं। और आप देखिए इंडिया और यूएई कितना स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करते हैं। एक इस्लामिक कंट्री में एक हिंदू मंदिर इनॉग्रेट किया जाता है, दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में आता है। वो दिखाता है अपने आप में कि रिलेशनशिप कितने स्पेशल है, कितने स्ट्रांग है। देन यू कैन एक्सप्लोर कनेक्टिविटी, फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी दोनों आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड फाइनली टेक्नोलॉजी, जैसे हमने बात की थी इंडिया यूएस में सेमीकंडक्टर को लेकर, या फिर इंडिया जर्मनी में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो गया, उसको लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करना है उसको लेकर, ठीक है। तो स्पेस, एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, आप इन सब पॉइंट्स पर पॉन्डर कर सकते हैं, इन सब पॉइंट्स को इलैबोरेट कर सकते हैं। नाउ इफ यू हैव सच अ टेम्पलेट इन योर माइंड, अगर आपके पास, भाई अब वहां एग्जाम हॉल में ऐसा तो है नहीं आप इसे लेकर बैठे रहो, अगर आपके दिमाग में ऐसा टेम्पलेट है, तो सपोज
इंडिया के किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आता है आपके पास, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सोचना कि भाई स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंट्री हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री वहां गए या उनके प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट इंडिया आए, तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है, क्या इनिशिएटिव लेने की बात की गई है। एज एन एग्जाम्पल आप उस चीज को कोट कर सकते हैं, ट्रेड कि भाई दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो कितने बिलियन डॉलर्स की है, अभी दोनों कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या नहीं है, अगर है तो कितना पोटेंशियल है उसे एक्सप्लोर करने का। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिया रशिया रिलेशनशिप के बारे में हमेशा कहा जाता है कि बड़े स्पेशल रिलेशनशिप है, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है। डिफेंस सेक्टर में रशिया एक बहुत बड़ा सप्लायर ऑफ आर्म्स रहा है इंडिया के लिए। बट जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप की, तो वो इकोनॉमिक एंगल जो है या इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है उतने बड़े नहीं है जितना होना चाहिए। इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप कोई आज के नहीं है, कई डेकेड ओल्ड है। हम ऑल वेदर फ्रेंड बोलते हैं रशिया को अपना, लेकिन हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बहुत कम है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन। टॉप 5 टॉप 10 में रशिया दिखाई नहीं देता, तो वो दिखाता है कि भाई कितना बड़ा वॉइड है। रशिया भी एक बड़ी कंट्री है, इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे ज्यादा सिटीजन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है। तो वो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमने उन रिलेशनशिप को उतना एक्सप्लोर नहीं किया जितना हम कर सकते थे। तो आपको क्या करना है, आपको इन्हीं पॉइंट्स को दिमाग में लेकर आना है, इन्हीं पॉइंट्स को, और फिर इलेबोरेट करते चले जाना है डायमेंशंस को कि भाई बिजनेस कितना है, कितने बिलियन डॉलर का हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना करने का प्रॉमिस किया गया है, और जो रीसेंट विजिट्स हैं क्वेश्चन उनके ऊपर बनते हैं। तो अगर आप रीसेंट विजिट्स पर ध्यान रखेंगे तो आपके पास एग्जाम्पल्स भी होंगे इलेबोरेट करने के लिए कि भाई जर्मन चांसलर आए थे तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, क्रिटिकल एलिमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स, उनको लेकर बातचीत हुई थी। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल कोट्स कर सकते हैं, और वो एग्जाम्पल जो है वो आपके आंसर को और बेटर बनाएंगे और इलेबोरेट करेंगे। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे आप ये टेम्पलेट बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ऊपर ये टेलीग्राम चैनल लिखा है, यहां पर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग में आएंगे सर, यहां पर मैं टेम्पलेट अपलोड कर दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। और इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिए, सब हेडिंग्स जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आपके मेन पॉइंट्स हैं, मेन पिलर्स हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना होता है आंसर में। इन मेन पिलर्स में आप सब पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, सब पॉइंट्स इसके थ्रू आपको मिल जाएंगे। रिमेंबर दिस, इन पॉइंट्स, इन थीम्स, इन सब पॉइंट्स को याद रखिए और बस इन्हीं को इलेबोरेट करते चले जाइए। और करंट अफेयर्स में जो आप न्यूज में पढ़ते हैं कि रिसेंट विजिट्स हुई हैं, उनमें क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं, किन किन डायमेंशंस पर बातचीत हुई है, उसको बस अपने आंसर में ऐड कर दीजिए, आपका एक बहुत बढ़िया आंसर मिल जाएगा। जिसमें अगर ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन 50 से 60 मार्क्स के आते हैं, डेफिनेटली 30-35 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे अगर आप इन सारी डायमेंशंस को एग्जांपल के साथ एक्सप्लोर कर सकते। ठीक है, तो ये रेडीमेड टेम्पलेट है, टेलीग्राम चैनल ये रहा, यहां पर आपको मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर आप 2026 में अपना अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो आप स्टडी आईक्यू के बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे एडमिशन लेना है मैं आपको थोड़ा वो भी समझा देता हूं। देखिए, आपको क्या करना है, आपको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। ये आ गए आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर। जब आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड पर आपको बहुत सारे बैचेस देखने को मिल जाएंगे। एक्सप्लोर कोर्सेज पर जाइएगा। जब आप एक्सप्लोर कोर्सेज पर जाएंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आपके सारे बैचेस आ जाएंगे। अब ये 2025, 2026, 2027 तीनों ईयर्स को केटर करने के लिए अलग अलग बैचेस डिजाइन किए गए हैं। इनफैक्ट ऑप्शनल के बैचेस भी हैं, इसके साथ साथ हिंदी के बैचेस भी हैं अलग से, और बायलिंगुअल बैचेस भी। अब ये आप डिसाइड कीजिए आप किसमें कंफर्टेबल है, हिंदी में, बायलिंगुअल बैच में, कौन सा ऑप्शनल आपको लेना है, ठीक है, कब एग्जाम देना, उसके अकॉर्डिंग आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। बैच में एडमिशन लेने के लिए बैच पर जाइएगा, बैच पर जाएंगे, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ चले जाइएगा। यहाँ पहुंच जाएंगे, 4 ऑफर्स अवेलेबल लिखा है, यहाँ चले जाना। जब आप यहाँ चले जाओगे तो नीचे कूपन कोड मांगेगा, इसमें टाइप कर देना मेरा कोड AC लाइव, ठीक है, AC लाइव, ये टाइप कर देना और अप्लाई कर देना। जब आप अप्लाई कर दोगे प्राइस कम हो जाएगा। और सभी बैचेस पर ऑफर अवेलेबल है, तो जितने फाउंडेशन बैच है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, बायलिंगुअल हो, जितने ऑप्शनल के बैचेस है सब पर आपको मिल जाएगा। सो डिसाइड कीजिए क्या ऑप्शनल है, डिसाइड कीजिए कब एग्जाम देना है, कौन सी लैंग्वेज के थ्रू देना है, और फिर बैच में जुड़ जाइए एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। और फाउंडेशन बैचेस है, प्रीलिम्स मेंस कंप्लीट कवरेज होगा। इनफैक्ट आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग का स्पेशल फोकस है। जैसा मैंने कहा, इवैल्यूएटर्स हैं जिनको आप रेगुलरली आंसर सेंड कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं।
संडे टू संडे टेस्ट है, टेस्ट दीजिए, अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, देखिए कि कहां पर अभी आपकी शॉर्टकमिंग्स है, कैसे उसे ओवरकम किया जा सकता। ऑल राइट, हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिलीज, हैव अ सेफ साउंड दिवाली। पटाखे कम ही फुटाइएगा, स्पेशली अगर एनसीआर रीजन में, क्योंकि आप शगुन के लिए कर लीजिएगा, बट पोल्यूशन जो है उसका भी ख्याल रखिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पोल्यूशन की वजह से सफर करेंगे इन द कमिंग डेज, तो उसका भी ख्याल रखिएगा। बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी एंड स्पेशल दिवाली। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।